हेलो बच्चों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम से स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों को स्वागत करते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 10 का नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे, जो हमारा अध्याय का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इस लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के जो अध्याय है ये पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके पहले इस पर 2 वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, और ये आज उसका तीसरा भाग है। इस भाग में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि भारतीय किसान यूनियन क्या था, ये भारतीय किसान यूनियन क्या था, और उसके बाद इसमें पढ़ेंगे कि ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था। इस पार्ट 3 में यही पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भारतीय किसान यूनियन क्या था और ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था। तो आइए दोस्तों, ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय किसान यूनियन क्या था। ये जो यूनियन था किसानों का, कैसा यूनियन था, इस यूनियन के द्वारा किसानों का क्या मांग रखा गया था और क्या कारण था कि किसानों का एक यूनियन बनाना पड़ा। तो पहले बात करते हैं इस पर, भारतीय किसान यूनियन क्या था। भारतीय किसान यूनियन जो आंदोलन था, भारत के किन राज्यों में इस आंदोलन की शुरुआत किया गया। तो भारतीय किसान यूनियन बच्चों, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कहाँ चालू किया गया था, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का ये संगठन था। कहाँ का था बच्चों, ये जो संगठन था भारतीय किसान यूनियन, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कौन सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का क्या था, एक संगठन था। और ये कब चालू किया गया था, 1980 के दशक में यह आंदोलन चालू हुआ। इस संगठन के प्रमुख जो नेता थे, जो किसान यूनियन के जो प्रमुख नेता थे, वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। कौन नेता थे, महेंद्र सिंह टिकैत इसका नेता थे। जबकि इस यूनियन के राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक कौन थे, एम युद्धवीर सिंह थे। एम युद्धवीर सिंह थे। इस संगठन का मुख्य कार्य निम्न था या मांग निम्न था, कार्य कहो या मांग इसका क्या था, निम्न था। ये जो यूनियन संगठन बना था, इसका मांग कुछ और था, तो अब तो ये तो पढ़कर बता दिया। अब बताते हैं कि भारतीय किसान यूनियन हुआ था क्या, इसमें क्या क्या हुआ था बच्चों। तो जो ये किसान यूनियन है, भारतीय जो ये किसान यूनियन था, ये किसान यूनियन 1980 के दशक में चालू किया गया था। बच्चों, ये कब चालू किया गया था, तो जो किसान यूनियन है 1980 के दशक में चालू हुआ था आंदोलन। और यह जो आंदोलन था पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए प्रमुख आंदोलन था। यह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य से शुरू होता है। और जो इस आंदोलन शुरुआत होता है, इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, कर्ता धारता थे, आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले पूछेगा नेता कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। ये महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा ही इस आंदोलन को चालू किया गया था। इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। सभी व्यक्तियों से आग्रह करते हैं कि आप लोग इस आंदोलन में आइए और किसानों की हक की बात रखा जाए। जो किसानों का मिलना चाहिए वो मिले, जो किसानों का मांग हो वो मिले, जो किसानों की समस्याएं हो वो सरकार के पास हम लोग रखें। तो इसका नेता बनाया गया था किसको, महेंद्र सिंह टिकैत को। जबकि इस यूनियन के राष्ट्रीय समायोजन के एक अध्यक्ष भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था, एक अध्यक्ष बनाया गया था। जो व्यक्ति थे एम युद्धवीर सिंह थे, एम युद्धवीर सिंह थे। और इस संगठन का जो ये यूनियन संगठन बना था, इनका निम्न कार्य था। तो उन कार्यों के बारे में जानते हैं कि क्या क्या ये जो किसान यूनियन था इसका मांग था। तो इसका पहला मांग रखा गया था कि गन्ने तथा गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में क्या हो, बढ़ोतरी हो। जो महेंद्र सिंह टिकैत जो नेता थे, जो किसानों का एक यूनियन बनाए थे, इस यूनियन का पहला मांग यही रखा गया था कि गन्ने तथा गेहूं के सरकारी मूल्य में क्या हो, बढ़ोतरी किया जाए। ये किसानों का बहुत ही अच्छा मांग रखा गया था, क्योंकि आजकल तो सबका महंगाई हो रहा है, सबका दाम ऊपर जा रहा है। क्या किसान के जो वस्तु है उसका रेट ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये किसानों का मांग था यहाँ पर कि गन्ने तथा गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में क्या हो, बढ़ोतरी हो। जो गन्ना उत्पादन कर रहे हैं, गन्ना यानी कि दोस्तों क्या होता है, ईख समझते हैं लोग, ईख। इन लोग का नाम था कि गन्ने तथा
गेहूं के सरकारी जो मूल्य है उसमें बढ़ोतरी किया जाए। ये नहीं कि हर एक साल अगर गेहूं का रेट चल रहा है कि 1400 रुपये क्विंटल, तो हर एक साल 1400 रुपये क्विंटल रहेगा। इसमें क्या किया जाए, पर साल कुछ चीज इसमें इंक्रीज किया जाए, कुछ इसमें बढ़ोतरी किया जाए। गन्ना के मूल्य में बढ़ोतरी किया जाए और साथ साथ जो गेहूं के मूल्य है उसमें भी बढ़ोतरी किया जाए। अगर बढ़ोतरी किया जाएगा तो किसानों का जो स्थिति है वो क्या हो जाएगा, काफी उनका स्थिति सुधर जाएगा। अगर वहां पर हम वृद्धि नहीं करेंगे तो किसानों का स्थिति कहाँ से सुधरेगा। हर एक साल एक ही रेट रहना चाहिए और सब वस्तुओं का रेट बढ़ रहा है, क्या इनका रेट नहीं बढ़ना चाहिए। तो पहला जो मांग था इन लोग का बहुत ही जायज मांग था कि क्या होना चाहिए कि गन्ना के मूल्य में और गेहूं के मूल्य में क्या होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए। दूसरे मांग रखे कि कृषि संबंधित उत्पादों एवं कृषि संबंधित जो भी उत्पाद हो रहा है उस उत्पाद को एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या हो, निर्यात हो, यानी कि क्रय और बिक्री हो। हमारे यहाँ जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है काफी मात्रा में है, तो हमारा इस उत्पाद को दूसरे राज्यों में क्या किया जाए, इसका बेचा जाए, निर्यात किया जाए। ये किसानों का मांग था। मान लीजिए कि बिहार में है और यहाँ पर चावल काफी मात्रा में उपज हो गया है, तो इसका खपत होना चाहिए कि नहीं दूसरे राज्यों में। तो ये किसानों का जो भी मांग था, ये जो मांग था जायज था कि जो किसानों का उत्पादन संबंधन जितने भी वस्तु है एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या हो, निर्यात किया जाए। ये किसानों का मांग था कि अगर हमारे यहाँ गन्ना काफी मात्रा में उपज हुआ है तो इस गन्ना को दूसरे राज्यों में क्या किया जाए, निर्यात किया जाए। तो वही दूसरा इन लोग का मांग था, ताकि निर्यात करेंगे तो क्या आएगा, उससे कुछ आमदनी होगा, कुछ क्या आएगा, पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो किसानों की स्थिति क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, उनके भविष्य, बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो किसान का जितना भी इसमें मांग रखा गया था सभी मांग क्या था, एकदम जायज था। आगे बोला गया किसानों के बकाया क्या हो, माफ हो। किसान के जो भी बकाया है, जो भी किसान सरकार से अनुदान लिए हैं या लोन लिए हैं खेती करने के लिए, वो सब क्या होना चाहिए, माफ होना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े जितने भी हस्तियां हैं उनका लोन माफ हो रहा है, तो क्या किसानों का लोन माफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी किसानों का मांग उचित था, क्योंकि जितने भी भारत में बड़े बड़े उस समय उद्योगपति थे उन लोगों का बैंकों से लोन माफ हो जा रहा था, तो क्या किसानों का एक साधारण पैसा 10,000 1 लाख रुपया माफ नहीं हो सकता है, ये भी माफ होना चाहिए। तो किसानों का ये मांग था कि किसानों के बकाये जितने भी रुपये उसको क्या हो, माफ हो। अगला बोला गया कि किसानों के लिए क्या किया जाए, पेंशन दिया जाए। हर किसान को क्या मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। जो किसान अपने दिन रात खेतों में परिश्रम कर कर इस पूरे भारत को अनाज देते हैं, पूरे भारत को खिलाते हैं, उस किसान को क्या चाहिए, पेंशन चाहिए। ये भी बात सही था किसानों का, क्योंकि नेता जितने भी हमारे भारत में नेता और मंत्री हैं 5 साल के लिए आते हैं और यहाँ पर शासन करते हैं, उसको पेंशन चाहिए। क्या किसानों को पेंशन नहीं चाहिए, जो पूरे भारत को खिला रहे हैं अपने परिश्रम के दम पर। वो ठंड का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, वो कड़ाके की धूप हो, उसमें क्या करते हैं, अपना परिश्रम करते हैं और परिश्रम कर कर अनाज को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और उसी अनाज से आज पूरे भारतवासी क्या करते हैं, उसको खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो उस किसान को क्या पेंशन नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये किसानों का क्या था, मांग था। तो ये था दोस्तों किसान यूनियन संगठन, यानी किसानों के लिए ये आंदोलन किया गया था। इसमें काफी हद तक किसान को सफलता भी प्राप्त हुआ था। तो ये पूछेगा किसान आंदोलन क्या था, अगर इतना आप लिख देते हैं कि भारतीय किसान यूनियन क्या था, तो आपका फुल नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से देखिए कहाँ से यहाँ पर एग्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है। यहाँ से एग्जेक्टिव आता है कि भारतीय किसान यूनियन कहाँ से चालू किया गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से। पूछेगा इसका नेता कौन थे, तो इसका नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। पूछेगा इसके समायोजन, राष्ट्रीय समायोजन के अध्यक्ष कौन बनाया गया था, तो ये मेधावीर जी थे। इनका मांग क्या था, तो यही इनका मांग था। और जब भी दोस्तों इसको लिखना होगा, इसको पहले एक नक्शा बना लीजिएगा, एक छोटा सा ऐसे नक्शा बनाकर भारत का, और इसको दर्शा देना है कहाँ हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इसको नक्शे में दिखा देना है और उसके बाद इसको लिख लेना है। और इतना कर कर अगर आप लोग बच्चों लिखते हैं तो 10th क्लास में जितने भी नंबर का आएगा, अगर 4 नंबर का भी आएगा तो 4 नंबर आपको कटने वाला कहीं से भी नहीं। तो ये हो गया दोस्तों। अब चलते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन, कि ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था।
ताड़ी तो आप लोग समझते होंगे कि ताड़ी क्या होता है, जो तार से उतार कर पिया जाता है उसे ही ताड़ी कहते हैं। कि ताड़ी आंदोलन क्या था? ताड़ी आंदोलन यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के दुबरघंटा गांव से चालू हुआ है दोस्तों। ये जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के दुबरघंटा गांव से शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के दुबरघंटा गांव से यह आंदोलन शुरू किया गया। यह आंदोलन 1992 ईस्वी में महिलाओं के द्वारा शराब के विरोध में किया गया था। यानी कि ताड़ी से ही क्या शराब आंदोलन चालू हो गया, क्योंकि नाम था ताड़ी लेकिन वहां पर क्या बिक रहा था? शराब बिक रहा था। तो इसीलिए यह आंदोलन 1992 में महिलाओं के द्वारा शराब के विरोध में किया गया था। यह आंदोलन बड़ी तेजी से क्या हो गया? फैल गया पूरे राज्य भर में, और देखते ही देखते लगभग 5000 गांव की महिलाएं इससे क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, और बढ़ते हुए यह आंदोलन पूरे राज्य में क्या हो जाता है? फैल जाता है। और इस आंदोलन में सरकार को 17 बार वहां के सब माफियों को लाइसेंस को रद्द करना पड़ा था, और आगे चलकर महिलाओं को इस आंदोलन में क्या हो जाता है? तो जीत हो जाता है। ये तो पढ़कर बता दिए कि ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था। अब सुनिए इसके बारे में, इसका कहानी क्या है। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था, इसका थोड़ा सा कहानी जान लीजिए। ये ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है दोस्तों आंध्र प्रदेश से चालू हुआ है। नेल्लोर जिला के दुबरघंटा गांव है, दुबरघंटा गांव है। ये ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबरघंटा गांव से शुरू हुआ था क्या इसमें? ये ताड़ी वहां के जो व्यक्ति थे काफी मात्रा में ताड़ी का सेवन कर रहे थे। ताड़ी सिर्फ नाम का था। वहां पर जो सरकार थी जगह जगह अड्डा बनवाई हुई थी, जगह जगह वहां पर भट्टी चल रहा था ताड़ी के नाम पर। वहां सबसे ज्यादा क्या बिक रहा था? शराब बिक रहा था, और लोग अधिकांश ये शराब पीकर अपने घर में आते थे और अपने परिवार के सदस्यों के साथ हिंसा करते थे, उनसे झगड़ा करते थे, और झगड़ा करते थे तो क्या होता था? घर का स्थिति काफी दयनीय हो गया था। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में पर डे शराब का सेवन कर जाएंगे तो घर में क्या करते हैं? वही अपना नटंकी करते हैं। तो इससे क्या होता है? समाज का बुरा प्रभाव पड़ता है, उनके घर का बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका घर का आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है, उनके बाल बच्चे का जो भविष्य होता है अंधकारमय हो जाता है। तब वहाँ की जो महिलाएं थी इसका विरोध की। जो उनके पति थे पर डे पीकर आते थे शराब, यानी कि यही ताड़ी पीकर आते थे, और घर में वही क्या करते थे? अपना वही नौटंकी करते थे। यहाँ की महिलाएं काफी परेशान होगी। तो महिलाएं बोली कि अगर हम लोग यहाँ पर आंध्र प्रदेश में पूरे ताड़ी को और शराब को बंद कर देंगे तो कहाँ से हम लोग के पति पियेंगे? सब नहीं पी पाएंगे। तो महिलाएं सोची कि यही एक उपाय है, इस समस्या का यही एक उपाय है कि सभी ताड़ी राज्य में क्या कर दिया जाए? बंद करा दिया जाए। सभी जो शराब माफिया है उसको अड्डा को क्या कर दिया जाए? ध्वस्त किया जाए। तो वहाँ की महिलाओं ने एक संगठन बनाकर और पूरे राज्य में घूम कर इसको क्या विरोध करने लगे कि अब हमारे राज्य में कहीं पर भी ताड़ी नहीं बिकेगा, कहीं पर भी शराब नहीं बिकेगा। लेकिन जो वहाँ के सरकार थे इससे महिलाओं का मना कर रहे थे कि आप मना नहीं कर सकते हैं। सरकार क्यों मना कर रही थी? क्योंकि जो सरकार थी उनको काफी क्या रहा था? इस शराब माफियाओं से टैक्स मिल रहा था। दारू ज्यादा बिकेगा तो क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा, और सरकार के आय का बहुत बड़ा ये स्रोत होता है, शराब कर आता है इससे। तो इस सरकार इससे बंद करना नहीं चाहती थी, लेकिन महिलाएं प्रण ले ली थी कि किसी भी कीमत पर इसको क्या कर देंगे? हम बंद कर ही रहेंगे। और महिलाएं वहां पर तेजी से क्या करती है? आंदोलन चलाती है, और ये आंदोलन इतना चलाती है कि सभी महिलाएं इसमें भाग लेती है, और करीब 5000 गांवों की महिलाएं इसमें क्या हो जाती है? इस आंदोलन से जुड़ जाती है। और ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे तेजी से पूरे राज्य में क्या हो जाता है? फैल जाता है। और वहां पर महिलाएं जाकर सभी शराब माफियों को जितने भी अड्डा है उसको ध्वस्त कर देती है कि यहाँ पर अब शराब नहीं बिकेगा। महिलाएं ध्वस्त करती थी, और जो वहाँ के व्यक्ति थे बार बार बना देते थे, यानी कि जो सरकार थी बार बार अड्डा खुलवा देती थी। ऐसा 17 बार वहाँ पर हुआ था कि महिलाएं ध्वस्त करती थी और अड्डा बन जा रहा था। यानी कि ऐसा 17 बार वहाँ पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और लाइसेंस बना था। तो इस प्रकार वहाँ पर महिलाएं काफी तेजी से आंदोलन करती है, और आंदोलन इतना तेजी से करती है कि पूरे राज्यों में फैल जाता है, और सरकार को
विवश होकर सभी शराब माफियों को लाइसेंस को बंद करना पड़ता है, रद्द करवाना पड़ता है और वहां पर महिलाएं इसमें विजय प्राप्त कर लेती है और इनका जीत हो जाता है। और आगे चलकर पूरे भारत में, भारत के कितने राज्यों में ऐसे अनेक राज्य हैं जहां पर शराब विरोधी आंदोलन है उसको बंद कर दिया जाता है। इसका उदाहरण है आगे चलकर गुजरात में भी बंद हो जाता है और भारत के से कितने राज्यों में ये शराब है जो बंद है। तो इसके बाद अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका नाम कैसे पड़ा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी की बात है, नर्मदा नदी पर बहुत सारे बांध बने जा रहे थे, इसी के बचाव को लेकर बचाव किया गया तो इसका नाम पड़ गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में हुआ था क्या। तो इसके लिए छोटा से भारत के पे एक नक्शा पर चलते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। ये हो गया, इसको ऐसे बना लेते हैं, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा नक्शे को। ये हो गया मेरा भारत और ये क्या हो गया, यहाँ पर है मेरा मध्य प्रदेश, क्या हो गया मध्य प्रदेश, और यहाँ पर क्या है गुजरात, और ये क्या है महाराष्ट्र, गुजरात और क्या है महाराष्ट्र। तो जो नर्मदा नदी है वो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हुए महाराष्ट्र गुजरात होते हुए कहाँ कर गिर जाती है, इस खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हुए मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के रास्ते होते हुए आकर कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो जो ये नदी आती है यहाँ आकर गिरती है तो इसके बहुत सारे क्या है, सहायक नदियाँ हैं। इसके क्या है, बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं, यानी कि जो नर्मदा नदी है इसके बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं और इस सहायक नदियों के भी बहुत सारे सहायक नदी है। और ये नदी आकर कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो कितने स्टेट से पार कराती है, तीन, एक मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और गुजरात, तीन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब इसमें देखा हुआ था क्या, नर्मदा नदी पर यानी कि कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और गुजरात महाराष्ट्र होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और इसके बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं। तो इसी नदी पर सरकार का योजना आया कि क्या करेंगे, हम बांध बनाएंगे। सरकार का क्या योजना आया, इस पर हम क्या बनाएंगे, बांध बनाएंगे। जो कि परियोजना होता है, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना होता है कि बहुत सारे नदियों पर बांध बनाना, उसको हम कहते हैं बहुउद्देशीय सारी परियोजना। तो इस पर क्या बांध बनाना सरकार चाहती थी, इस पर हम क्या बनाएंगे, बांध बनाएंगे। तो देखिए तो बच्चों, इस पर बांध बनाया जाएगा तो कितने राज्य है, तीन राज्य है। तो इस बांध तो बनाया जा रहा था, लेकिन बांध बनाने से दिक्कत क्या था कि बहुत सारे वृक्ष काटे जा रहे हैं, वृक्ष काटना पड़ता है इसमें। अगर बांध बनेगा तो क्या होगा, बहुत सारे वृक्ष काटना पड़ता, और वृक्ष काटना पड़ता तो जितने भी इसके अगल बगल के गांव है सब गांव को क्या करना पड़ता है, विस्थापित करना पड़ता है, यानी कि गांव के यहाँ से क्या करना पड़ता, हटाना पड़ता। तो ये बोला गया सरकार के द्वारा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत सारे इस पर बांध बनाएंगे। और बोला गया है कि सहायक नदियाँ और जो मेन नदी है नर्मदा नदी, इस पर उनके सहायक नदियों पर क्या किया जाएगा, बांध बनाया जाएगा। बोला गया कि कितने बांध बनाया जाएगा, तो 30 बड़ा बांध का निर्माण किया जाएगा, 135 छोटा बांध का निर्माण किया जाएगा और 300 छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया जाएगा। इतना बड़ा इस पर बांध बनना था, इसकी सहायक नदियाँ और इस नदी पर 30 बोला गया कि हम बड़ा बांध बनाएंगे, 135 छोटा बांध बनाएंगे और 300 मझले बांध बनाएंगे। इतने बांध बनाने से वहां पर काफी मात्रा में पेड़ को काटा जा रहा था, पेड़ काटना पड़ता, पेड़ को क्या करना पड़ता, तो काटना पड़ता, क्योंकि छोटा बांध थोड़ी ना 30 बांध होता है, वो भी बड़ा बांध। आप समझते होंगे कि 30 बड़ा बांध कितना होगा, 135 मंजिले बांध। और बोला गया कि 300 क्या करेंगे, छोटे बांध बनाएंगे। तो इतना सारा बांध कैसे बनेगा, इसके जितने भी अगल बगल होंगे पेड़ पौधों को क्या करेगा, काटना पड़ता। और पेड़ पौधे जब काटा जाएगा तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के वातावरण पर काफी प्रभाव पड़ेगा। वहाँ के वातावरण क्या हो जाता, प्रदूषित हो जाता। और इतना ही नहीं बच्चों, यहाँ पर इसके जितने भी अगल बगल गांव थे, उस गांव को क्या करना पड़ रहा था,
विस्थापित करना पड़ रहा था। और आंकड़ा दिया है कि 245 गांव को यहाँ से हटाना था, यानी कि विस्थापित करना था। तो आप ही बताइए, एक गांव की बात रहता तब 245 गांव होता है, क्या गांव में आबादी नहीं होती है? अगर मान लीजिए कि एक गांव में 4000 5000 भी आबादी है तो 245 गांव था। ये सभी व्यक्ति कहाँ हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ बेघर होकर जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ अपना आशियाना लगाएंगे? काफी दिक्कत था। लेकिन सरकार क्या बोल रही थी कि नहीं, इसी की सहायक नदियाँ और इस पर क्या बनाएंगे, हम बांध बनाएंगे। और वो भी कितना बांध, तो 30 बोल रही थी बड़े बांध, 135 मंजिले बांध, 300 छोटे बांध। और इस बांध को बनाने में 245 गांवों को क्या करना पड़ रहा था, विस्थापित करना पड़ रहा था। और काफी मात्रा में यहाँ पर पेड़ पौधों को काटने की आवश्यकता थी। इससे क्या हो जाता, तो वातावरण प्रदूषित हो जाता। तब यहाँ पर आती है मेघा पाटेकर जी और बोलती है किसी भी कीमत पर यहाँ पर बांध नहीं बनेगा। यानी कि इस नर्मदा नदी को क्या करना है, हमको बचाना है किसी भी कीमत पर। नहीं तो जितने भी यहाँ के नर्मदा नदी के किनारे जितने भी गांव बसे हैं सब क्या हो जाता, विस्थापित हो जाता। और जितने भी पेड़ पौधे लगे थे सब क्या हो जाता, खत्म हो जाता। तो वातावरण क्या हो जाता, वहाँ का प्रदूषित हो जाता। और यहाँ पर कौन आती है इसके बचाने के लिए, मेघा पाटेकर जी आती है और बोलती है कि यहाँ पर किसी भी कीमत पर ये बांध नहीं बंधना चाहिए। और इसके लिए क्या करती है, आंदोलन करती है। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इसके बचाने में क्या हो जाती है, सफल भी हो जाती है। तो इस आंदोलन का नाम इसलिए पड़ गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो पूछता है मेरे प्यारे बच्चों कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, मेघा पाटेकर जी। क्या की थी, यहाँ पर ये रोक दी थी, यानी कि बांध बनने से इस पर रोक दी थी। अगर बांध बनता तो न जाने इतने कितने घर बेघर हो जाते, 245 गांव क्या हो जाते, विस्थापित हो जाते। और बहुत मात्रा में वहाँ पर क्या होता, जंगलों का कटाई हो जाता, पेड़ पौधों का सफाया हो जाता। तो वातावरण पर क्या पड़ता, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता। तो यही था बच्चों नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो यहाँ पर लिख भी दिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। यह आंदोलन 1980 के दशक के बाद भारत के मध्य भाग में स्थित, भारत किस भाग में, तो मध्य भाग में स्थित यह आंदोलन 1980 दशक के बाद भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा नदी में विकास परियोजना के तहत, नर्मदा नदी में क्या करना था, विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, वही लिखे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा नदी, गुजरने वाली दोस्तों बताए थे नर्मदा नदी तथा उसकी सहायक नदियां, ये भी बताए दोस्तों, उनकी सहायक नदियों पर कितना बांध बना था, 30 बड़े बांध, 135 मंझले बांध और 300 छोटे बांध बनाकर बनाए जाने थे। क्या किए जाने थे, 300 छोटे बांध बनाए जाने थे, जिससे कितना गांवों को, 245 गांवों को विस्थापित करना था, यानी इसका यहाँ क्या करना था, हटाना था। बड़े पैमाने पर वृक्षों की क्या होती थी, कटाई करनी थी। अतः इस सबों की बचाने हेतु, इन सबों को बचाने हेतु कौन आती है, मेघा पाटेकर जी आती है। मेघा पाटेकर द्वारा वहाँ पर क्या किया जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन अभियान चलाया जाता है। और इसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, इस नर्मदा नदी को बचा लेते हैं। तो यही था नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगर आप इतना लिख देते हैं बच्चों तो आप लोगों का 10th क्लास में फुल नंबर मिल जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। अब देखिए यहाँ से एग्जेक्टिव बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा यहाँ से एग्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है 10th क्लास में। अगर आएगा तो 2 नंबर के भी आता है। पूछेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, तो क्या कहिएगा, मेघा पाटेकर जी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, मेघा पाटेकर जी। नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत के किन किन राज्यों में हुआ था, तो बस यही याद रखना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। पूछेगा कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन होता है कितने बड़े बांध बनाए जाने थे, 30। कितने, 30। कितने बड़े बांध बनाए जाने थे, 30। कितने छोटे बांध बनाए जाने थे, 135। कितने मंजिले बांध बनाए जाने थे दोस्तों, 135। बड़े बांध 30, कितने मंजिले बांध, 135। और कितने छोटे बांध बनाए जाने थे, 300 छोटे बांध बनाए जाने थे। इससे क्या नुकसान हो रहा था, तो काफी मात्रा में पेड़ पौधों को काटने की आवश्यकता थी।
पेड़ पौधों का क्या होता, नुकसान होता। कितने गांवों को विस्थापित करना था, 245 गांवों को विस्थापित करना था। बस इतना अगर आप जानते हैं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से इससे कहीं क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, एग्जेक्टिव होगा। तो ये याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, मेघा पाटेकर जी, और यही क्या करते हैं, नर्मदा नदी को बचा लेती है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।